तुम तारीख नोट कर लो, 27 अक्टूबर 2016। शाम और रात के बीच की वो पतली सी रेखा, दार्जिलिंग। दिन में चाय के बागान, नीला आसमान और छोटे छोटे घुमावदार रास्ते। लेकिन जैसे ही सूरज पहाड़ के पीछे डूबता है, हवा में किसी पुरानी लकड़ी की सी नमी घुल जाती है। ऊंचे ऊंचे देवदार, पथरीली पगडंडियां, दूर से टॉय ट्रेन की धीमी सीटी और एक ऐसा सन्नाटा जो सिर्फ आवाज नहीं खाता, इंसान खा जाता है। उसी सन्नाटे में मैं तुम्हें अपनी आंखों देखी सुनाने जा रहा हूं। 1 घंटे की बात है, लेकिन उस रात ने हमारी जिंदगी से कई साल निकाल लिए। मैं, नील और मेरा कजिन सौरभ, जिसे हम प्यार से सोरा बुलाते थे। चलो बैठ जाओ, लाइट बंद कर दो, खिड़की जरा थोड़ी सी खोल दो, हाँ, ताकि बाहर की हवा अंदर आकर तुम्हारी गर्दन छू ले और तुम समझ सको कि दार्जिलिंग रात में कितना जिंदा होता है। भाग 1। दियों की रात और बैम्बू का झूला तिहार का टाइम था। वो ही जिसे मैदान में लोग दिवाली कहते हैं, पहाड़ों पर तिहार। घर घर में रंगोली नहीं, बल्कि फूलों की माला और भैलो देवसी के गीत। गांव के लड़के बैम्बू का बड़ा सा पिंग झूला खड़ा करते हैं। डोरी की खटखट, बच्चों की हंसी और दूर गाने की रिहर्सल, सब कुछ एक साथ चल रहा था। सोरा, हमारा सबसे चुस्त लड़का, उसके बाल हमेशा हवा में और आंखों में हमेशा एक शरारत। उस शाम उसने ही बैंड रिहर्सल का जिम्मा लिया था। देवसी के लिए ढोलक, मंजीरा, गिटार सब मिलाकर एक छोटा सा जुगाड़ू ऑर्केस्ट्रा तैयार हो रहा था। मैं उनके साथ नहीं था। मैं अपने मामू के पुराने घर में आंगन में दिए सजाकर बैठा था। अंदर मामी जी किचन में सेल रोटी तल रही थी। मेरे हाथ में फोन और निगाहें बार बार बाहर वाली सट ढाक पर। मामी जी, नील जरा पिंग तक देख आना, बच्चे बहुत ऊंचा झूल रहे हैं। मैं अभी गया था ना, सब ठीक है। सोरा आज लेट हो जाएगा, रिहर्सल 9 तक है। मामी जी, हो, रात को जंगल वाला रास्ता, अकेला ना भेजना उसे। मैं बस मुस्कुरा दिया। दार्जिलिंग में ये बातें हर घर में है, पर रात सच में अलग होती है। उससे भी ज्यादा अलग वो रास्ता जो बैंड की रिहर्सल जगह पुराने सामुदायिक हॉल से हमारे घर तक जाता था। एक तरफ पहाड़ का किनारा, दूसरी तरफ देवदार का घना झुरमुट, बीच में पत्थरीली पगडंडी, जैसे हमेशा किसी के पैरों की धूल ढो रही हो। रात के करीब 8:45 पर फोन बजा। सोरा था। सोरा, नील, मैं निकल रहा हूं, बाकी सब तो उधर ही रुक रहे हैं, तू बाहर गेट तक आ जा। रास्ता लंबा लग रहा है। मैं, ठीक है। 5 मिनट। हवा में थोड़ी ठंडक थी। दूर किसी कुत्ते ने अजीब आवाज निकाली, जैसे कोई बात याद आ गई हो। मैं गेट तक आ गया। पिंग के पास से धुआं सा उठ रहा था, अगरबत्ती और ठंडी सांसें। भाग 2। ब्लैक हुडी वाला लड़का सोरा अकेला नहीं था। उसने कहा, रास्ते में एक लड़का दिखा, ब्लैक हुडी, ब्लैक जीन्स, शूज। अंधेरे में भी इतना काला कैसे दिखता है, समझ नहीं आया। वो नहीं पलटा। मैंने आवाज दी, सुना ही नहीं। मैंने हंसकर कहा, जाने दे, लोग डराने को कुछ भी बोलते हैं, चल घर। हम लोग चले। थोड़ी दूर आगे हवा कुछ और भारी हो गई। घना जंगल वहां से शुरू होता है। रात का वो हिस्सा जहां पेड़ों की चोटी में हवा अटक जाती है और जमीन पर सिर्फ सरसराहट गिरती है। मेरा दिल थम सा गया। मैंने देखा आगे कोई चल रहा था, हुडी, वही, जैसे लंबा, पतला, बेआवाज। सोरा ने फुसफुसाकर कहा, यही है। मैं, आवाज दे। सोरा, भाई रुको, साथ चलते हैं। वो नहीं रुका, पर उसकी चाल, तुमने कभी किसी के पैरों की आवाज नहीं सुनी? बस जैसे स्लाइड हो रहा हो। मैं ठिठक गया। थोड़ी तेज चले। सोरा अचानक दौड़ पड़ा। मैं आगे निकलता हूं, सामने से देखूं तो शायद पहचाना हुआ हो। वो आगे निकल गया, मैं पीछे ही था। सोरा आगे जाकर जैसे ही उसे क्रॉस करने लगा, उसने एक पल को अपनी गर्दन मोड़ी और जिस जगह चेहरा होना चाहिए था, वहां कुछ नहीं था। हुडी के अंदर जैसे अंधेरा ठहरा हुआ था। हवा की लाइनें उस खाली पन्ने में घुसकर गायब हो रही थीं। कोई आंख नहीं, नाक नहीं, कुछ नहीं। नील, सोरा चीखा और उसी पल धम से लड़खड़ाकर गिर पड़ा। उसके गिरते ही जंगल ने जैसे सांस रोक ली। मैं तेजी से भागा। सोरा, उठ, उठ। उसकी गर्दन ठीक थी, पर आंखें खुली थीं और वो सीधा ऊपर पेड़ के शीर्ष की ओर देख रहा था। उसके होठों पर बहुत धीमी सी फुसफुसाहट। भूख। मैंने उसे झिंझोड़ा, घर, अभी, चल। पेड़ों के पीछे से अचानक एक धीमी सीटी आई। टॉय ट्रेन की अंतिम फेरी की, और उसी के साथ 3 कुत्ते दूर से भौंके।
मैं कांप गया। किसी तरह सौरा को कंधे पर लिया और सरपट भागा। पीछे मुड़कर देखा, वो हुडी वाला अब भी उसी स्पीड से चल रहा था, पर उसी जगह, जैसे जमीन फिसल रही हो और वो वहीं खड़ा हो। घर पहुंचते ही सोरा थोड़े होश में आया। मामी जी रो पड़ी। क्या हुआ, गिरा क्या? मैंने सब बताया। मामी जी ने दीपक के सामने आरती की थाली घुमा दी। नजर नजर सोरा चुपचाप बैठा था। फिर अचानक उसके पेट से अजीब आवाज आई, गहरी, गुर्राहट जैसी। उसने धीमे से कहा, मुझे भूख लगी है, क्या खाएगा? मैंने पूछा। वो बोला, कुछ भी, कच्चा भी चलेगा। मैंने हंसकर टाल दिया, ए भैया मजाक मत कर। लेकिन उसके चेहरे पर कोई हंसी नहीं थी। उसकी आंखें जैसे किसी दूर के बिंदु पर अटक गई थीं। हम सब घबराए। मामी ने जल्दी जल्दी कुछ गरम खिचड़ी निकाली। सोरा ने 2 कौर खाए, फिर कटोरे को अपनी तरफ खींचकर हाथ से ही सारा मुंह में ठूंस लिया, जैसे आपने किसी को कई दिनों की भूख के बाद खाते देखा हो। पर यह भूख खाना नहीं, कुछ और थी। रात में हम लोग उसके कमरे में बैठ गए। मैंने मोबाइल में रिकॉर्डिंग ऑन कर दी, आवाजें कैप्चर कर लें। कमरे में झिलमिल दियों की रोशनी और पर्दे के पीछे हवा की चढ़चढ़। करीब 12 बजे सोरा खुद ब खुद उठकर बैठ गया। मैंने पूछा, सोरा? उसने गर्दन ऐसे घुमाई जैसे गर्दन में हड्डियां ना हो, लचकती हुई। फिर अपनी आवाज में, पर भारीपन कहीं और का, मैं इसे घूमने ले जाऊं? मैं हक्का बक्का। किसे? जिसने मुझे बुलाया। कौन बुला रहा है? जिसे कोई नाम नहीं मिला। और अगला पल उसकी आंखें पलट गईं, सिर्फ सफेद। कमरे में जो छोटी घंटी आरती की रखी थी, वो बिना छुए बजने लगी। टन टन टन। मामी जी हैं भगवान। मैंने सोरा के कंधे पकड़े। वो मेरे हाथों पर ऐसी ताकत से झटका मारता है कि मैं पीछे पलंग से टकरा कर गिर जाता हूं। उसका चेहरा शांत, पर सांसें बहुत तेज। वो दीवार की तरफ मुड़कर बहुत धीरे से ये लाइनें बोलता है, मैंने उसे देख लिया, अब वो मुझे छोड़ता नहीं। उस रात हम में से किसी ने नींद नहीं ली। सुबह 5 बजे मैंने गलती से किचन स्टोर का दरवाजा खुला देखा। अंदर की तरफ से किरकिराहट, जैसे कोई बोरियां खींच रहा हो। मैंने टॉर्च मारी तो मेरी 4 साल की बहन मिया आलू के बोरे पर बैठी हंस रही थी, जैसे किसी से बात कर रही हो। मैं, मिया! वो झट से मेरी तरफ देखती है, फिर खड़ी होकर कहती है, भैया दादा आए थे, उन्होंने कहा चलो झूला झूलने। लेकिन मैं नहीं गई। मैंने बोला, नील भैया डांटेंगे। मैं सुन्न पड़ गया। दादा? हमारे दादा का तो पिछले साल ही देहांत हुआ था। भाग 4। खाली चेहरा। किसका? हमारा घर बहुत पुराना था। आंगन के एक हिस्से में पुरानी लकड़ी का तहखाना था। चाय सुखाने वाली पुरानी कोठरी से लगा, सालों से बंद। स्टोर की चाबी मामी के ही पास रहती थी। पर रात में मियां अंदर कैसे? हमने घर में लगे छोटे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी। सुबह 5:12। किचन का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है, अंदर से नहीं, बाहर से, जैसे हवा ने धकेला हो। फ्रेम के आखिरी कोने पर एक लंबी सी परछाई मानवीय कद से थोड़ी ऊंची पल भर को दिखती है। फिर अगले फ्रेम में तुम्हें लगता है कोई झुककर बच्चे से बात कर रहा है, पर हड्डियां जमाने वाली बात। उस छाया का सिर वहां नहीं, कहीं नीचे छाती के पास, जैसा लगता है जैसे गर्दन ही ना हो, और जहां चेहरा होना चाहिए कैमरे पर बस एक खाली काली जगह। मामी जी ने अपने माथे पर हाथ रखा। नील, किसी को बुलाओ। मैंने लेबोंग के एक झांकरी स्थानीय शमन का नंबर निकाला। तेज बहादुर। उम्र कम थी, पर गांव में काम कर चुके थे। दोपहर तक वो आ गए। एक छोटा डमरू, कुछ पंख और आंखों में थकान। तेज बहादुर ने सोरा को चेक किया, माथे पर थोड़ा पानी, कुछ मंत्र, और फिर बोला, यह आम बात नहीं है। रात को इसे मंदिर वाले कमरे में बांध कर रखना, कोई बाहर नहीं जाएगा। इसकी आंखें अगर पलटें तो किसी की आंख में आंख मत डालना। क्यों? मैंने पूछा। वो बोला, कई बार जो चीज आंख के रास्ते उतरती है वो आंख के रास्ते ही दूसरे में कूद जाती है। रात। मंदिर वाला छोटा कमरा, दीवारों पर देवी देवताओं के पुराने पोस्टर, दरारों में जमी धूल, ऊपर लकड़ी का काला बीम। सोरा को चारपाई से रस्सी से बांधा गया। तेज बहादुर ने डमरू बजाना शुरू किया, धीरे धीरे। मामी जी ने हनुमान चालीसा लगाई। मैंने आंगन में दिए रख दिए। हवा अचानक दब गई। घंटी फिर खुद बजने लगी, और उसी पल
बाहर वाली लोहे की कुंडी ऐसे बजने लगी, क्लिंक क्लिंक, जैसे कोई बाहर उंगली से सहला रहा हो। सोरा ने बंद आंखों से ही कहा, कॉल मी। तेज बहादुर, कौन कौन है? सोरा, भैलो देवसी, कॉल मी। उसकी जीभ अजीब ढंग से मौद रही थी, जैसे कहीं और की बोली, जो उसने बस सुनी है, बोली नहीं। अचानक बाहर गलियारे में मियाँ की हंसी फिर से सुनाई दी। मैं दौड़ा। वो मंदिर रूम के बाहर खड़ी थी, दीवार की दरार से अंदर झांक रही थी। दादा बुला रहे हैं, उसने कहा। कौन दादा? मैं कांप रहा था। वो मुस्कुराई, जिनका चेहरा नहीं है। हमारे परिवार में एक और खामी थी, मेरी पिशी बुआ जैसी, जिसे हम पिशी माँ कहते थे। शादी नहीं हुई, 2 साल पहले गई। मुझे आज तक उसकी रुई की खुशबू याद है। वो हमेशा कहती थी, नील, घर के 3 दरवाजे रात में बांधना, जो अंदर रहे वो अंदर, जो बाहर रहे वो बाहर। उस रात जब सोरा को बांधा गया और बाहर कदमों की घिसट घिसट बढ़ती गई, मुझे अचानक पिशी की याद आई। उसकी अलमारी में एक टीवी डिनर प्लेट वाली चांदी की घंटी पड़ी थी, जो वो पूजा में इस्तेमाल करती थी। मैंने वो घंटी निकालकर अपने पास रख ली। जाने क्यों लगा कि वो अगर कहीं है तो इसी घर के खाली कमरे में होगी। वो हमेशा उसी कोने में बैठती थी जहां अब टांगे निकालकर लकड़ी के बक्से रखे हैं। रात भरी डमरू कुछ देर में थम गया। तेज बहादुर पसीने में भीग चुके थे। उन्होंने कहा, मुझे अपने गुरुजी को बुलाना पड़ेगा। ये चीज अकेला नहीं। मैंने पूछा। उन्होंने दीवार की तरफ देखा। तुम्हारे गांव में बहुत कुछ घूम रहा है। यहां हवा ठहरती नहीं, घूमती है। जो चीज तुम्हारे भाई में गई है वो किसी एक की नहीं। जैसे एक झुंड, लेकिन चेहरा किसी का नहीं। जैसे कोई जोड़ है बिना नाम के। मैंने चौंक कर कहा, चेहरा नहीं। तेज बहादुर ने सिर हिलाया। हो सके तो सुबह तक इसे जिंदा रखो। भाग 6। वह जो बिना चेहरा था, गुरुजी रात के 1:20 पर पहुंचे। उम्र बहुत ज्यादा नहीं, पर आंखें जैसी अग्नि से भरी। उन्होंने कमरे में घुसते ही दरवाजे से बाहर दहलीज पर हल्दी की एक मोटी रेखा खींच दी। फिर बिना सोरा को देखे सीधे खिड़की के पास खड़े हो गए। बाहर की तरफ लंबे देवदार झूल रहे थे। हवा तेज हुई। दूर पहाड़ी पर कुत्ते एक साथ चीखे। गुरुजी ने धीमे धीमे बोला, तुम लोगों में से कोई उससे बात करके आया है? मैंने हाथ उठाया। मैं नहीं, सोरा ने आवाज दी थी। उसने पलटकर नहीं देखा तो सोरा आगे बढ़ गया। गुरुजी, और उसने तुम्हें दिखा दिया कि चेहरा नहीं है? मैं, हां गुरुजी। ये दिखाना एक इजाजत लेना होता है। जंगल में जो बिना चेहरे की छाया है, वो किसी से नजर मिलाने की भूखी रहती है। जो उसे देख ले, सुन ले, उसे वो अपने साथ रखती है। पर ये वो नहीं जो तुम सोच रहे हो। ये कोई एक आत्मा नहीं है। यह रंग बेसी है, 2-3 अधूरे झुंडों की बनी परछाई, जो किसी एक खालीपन का रूप ले लेती है। यहां कई साल पहले एक बच्चे को पहाड़ी धंसान में दफना दिया गया था, बिना चिन्ह, बिना नाम। उसकी मां भी नहीं बची। उस बच्चे का चेहरा कभी बना ही नहीं। उस रात से आज तक जो भी उसके मुंह के सामने खड़ा होता है, वो चेहरा उधार लेने की कोशिश करती है या छाया। मेरी रीढ़ में बर्फ उतर गई। गुरुजी सोरा के सिर के पास आकर बैठे। सोरा शांत था, सांस सधी हुई। गुरुजी ने उसके कान के पास धीरे से कहा, कौन है तू? माहौल ठंडा हो गया। दिया टिमटिमाया और कुछ छींटे अपने आप तेल से बाहर निकले। सोरा के होंठ हिले और बहुत छोटे बच्चे जैसी आवाज टूटी, नपी, न मी। गुरुजी, तुझे नाम चाहिए? हां। गुरुजी ने मेरी तरफ देखा। नील, घर में कोई ऐसी चीज है जो किसी का अधूरा रिश्ता पूरा कर सके? किसी की दी हुई कोई निशानी, किसी स्त्री की? मेरे हाथ अपने आप पिशी की घंटी पर गए। मैंने उठाकर उन्हें दे दी। गुरुजी ने चांदी की घंटी अपनी हथेली पर रखी और आंखें बंद की। रिश्ता बना था, निभा नहीं। मां नहीं, पर मां जैसी। घंटी बच्चे को बुलाती है, पर किस बच्चे को? कमरे में अचानक खुशबू बदल गई, जैसे रुई और केरोसिन की मिली जुली महक। मुझे लगा पिशी कहीं पास है। गुरुजी ने घंटी मेरे हाथ में लौटा दी। इसे अपने पास रखो। जब वो चीज चीखना बढ़े, इसे एक बार बजाना। जो तुम्हारी है वही बचा सकती है। भाग 7। दहशत का दूसरा रूप। रात के करीब 2 बजे सोरा की आंखें एकदम फट गईं। उसने रस्सी झटके से खींची और पलंग छी छी कर उठा। उसके गले से ऐसी दबी आवाज निकली
जैसे दो आवाजें एक साथ, भूख भूख भूख। गुरुजी ने एक रिबन सी वस्तु उसकी मुट्ठी में दबाई। लाल धागा। ये काट नहीं पाएगा, उन्होंने धीरे से कहा। पर वो रस्सी पर ऐसे दांत जमाने लगा जैसे दांत नहीं, कोई बहुत पुराना शिकारी घात लगाए हो। हम लोग घबराकर पीछे हट गए। मामी जी रो रही थी। हाथों से जो पकड़ा गया, पकड़ा। मैंने आगे बढ़कर कहा, सोरा, मैं हूं, देख यहां। उसकी पलटी आंखों में मेरी परछाई नाच रही थी। मैंने पीछे की घंटी धीरे से बजाई। टिन। एक लंबी कंपन जैसे कमरे की दरारों तक उतर गई। सोरा अचानक रुक गया। उसकी सांसें थोड़ी नियंत्रित हुई। उसने आंखें बंद की। फिर एक फुसफुसाहट, पर इस बार सुकून सी। पिशी। मेरा दिल जोर से धड़का। उसने पिशी बोला। गुरुजी ने मेरी तरफ बिना देखे कहा, हाँ। जिसे तुम मां का नाम नहीं दे सके, वो अब मां खोज रहा है। तुम लोग इस रात बच भी गए तो समझो ये गांव अब उसे नहीं रख पाएगा। ये जगह बहुत गूंजी हुई है। तुम्हारे माहौल में हर ईर्ष्या, हर चाह, हर कमी इस छाया के लिए ईंधन है। भाग 8। घर से भागना और घर की दीवारें। सुबह होते ही एक फैसला लिया गया। सोरा को कुर्सियों के रिश्तेदारों के यहां कुछ दिन के लिए भेज देंगे, बच्चों को भी। गुरुजी ने कहा, सूरज डूबने से पहले निकल जाओ। शाम होते ही यह छाया ज्यादा ताकतवर हो जाती है। हमने जल्दी जल्दी पैकिंग शुरू की। पर अजीब बात, जो सूटकेस में रखते वो सूटकेस अपने आप खुला मिलता। टिकट बुक करने की कोशिश, नेटवर्क चला जाता। टॉय ट्रेन का टिकट कंफर्म होता, अगले पल कैंसिल। जुगाड़ करो, ड्राइवर नहीं मिला। मिला तो गाड़ी स्टार्ट नहीं। जब स्टार्ट हुई, आंगन में खड़े पीपल के पत्ते एक साथ ऐसे खड़खड़ाए जैसे कहीं भीड़ ने ताली बजाई हो। गुरुजी ने सांस खींची। यही होगा। जब जाने लगोगे, ये जगह तुम्हें जाने नहीं देगी, पर जाना है। आखिरकार शाम से पहले एक छोटे ट्रैक से गाड़ी मिली। सोरा, शांत, मियां मेरी उंगलियों में हाथ फंसाए, मामी जी के माथे पर राख से लगे थोड़े से टीके। हम घर की सीढ़ियां उतर रहे थे कि अचानक मंद मंद कंचों की आवाज, धिक धिक धिक, जैसे कोई मुट्ठी में कंचे बजा रहा हो। हमारे ठीक बगल वाली खाल, छोटी नाली से वो आवाज आई। मैं रुका, नीचे झांका। कांच के छोटे गोल टुकड़े अपने आप हिल रहे थे। पानी बह नहीं रहा था, आवाज भी थी, पानी नहीं। मामी जी, नील, चलो। मैं भागा, पर एक नजर पीछे गई। उस खिड़की पर, जो मंदिर कमरे की है, पर्दा हिला जैसे किसी बच्चे ने अभी अभी बाहर झांका हो, और पर्दे के पीछे वो हुडी, पर इस बार शॉल, नेपाली शॉल, काली। और जहां चेहरा होना चाहिए, कुछ नहीं। भाग 9। गुम और गूढ़ कुर्सियों पहुंचना इतना आसान नहीं था। हम आधे रास्ते थे कि गाड़ी बीच सड़क छक पर बंद। जंगल ज्यादा घना नहीं, पर उतरती शाम का उगला हुआ सन्नाटा था। ड्राइवर ने बोनट खोलकर देखा, कहता है, बिना कारण बंद। बैटरी नई है। गुरुजी भी साथ थे। उन्होंने दूर पहाड़ी की तरफ देखा। अब रात यहीं बनेगी, उतरो नहीं। आसमान बैंगनी से काला। टॉय ट्रेन की पटरी कहीं दूर से दिखती थी। अचानक पहाड़ पर लगे पुराने टेलीफोन पोल से एक जंगला चिर्राया, जैसे ऊपर से किसी ने धक्का दिया हो। उसी पल मियां की आवाज, भैया, खिलौना। मैंने देखा, गाड़ी के फर्श पर जो खाली था, अचानक एक छोटा लकड़ी का सिपाही हिलते हुए मियां के पैरों के पास लुढ़का। हमारे घर में ऐसा कोई खिलौना नहीं था। मियां मुस्कुराई। दादा ने भेजा। गुरुजी ने धीरे से सांस भरी। सब चीजें उतनी ही बुरी नहीं जो तुम्हारी पिशी है। शायद वो तुम्हें थोड़ा धकेल रही है बाहर की तरफ। मैंने मियां को अपनी गोद में खींच लिया। मेरा हाथ ठंडा था, उसकी हथेली गर्म। रात आगे बढ़ी। कोई हिम्मत नहीं हुई बाहर निकलने की। ठीक 12:07 पर दूर पहाड़ी पर कोई गीत गाया गया, देवसी का, पर स्वर टूटे हुए, जैसे जो गा रहे हैं वो गीत सीधा नहीं, उल्टा गा रहे हों। देवसी रे, और फिर रे सीउदे। गुरुजी ने आंखें बंद कर ली। ये बुलाना है, जो भी अब बाहर जाएगा उसके पीछे पीछे, मत निकलो। भाग 10। घूम का रद्दी। अंत का पहला पडीडीहा। सुबह होते ही किसी तरह हम घूम के एक छोटे मठ पहुंचे। न जाने कैसे, वहां पहुंचते ही हवा साफ लगी, जैसे धुएं में से कोई पर्दा उठ गया। गुरुजी हमारे साथ थे। मठ के वृद्ध लामा रिंजिनला हमारा इंतजार कर रहे थे। मैंने सोचा, शायद गुरुजी ने रात में ही खबर भेज दी थी। रिंजिनला ने सोरा को देखा। उसके माथे पर
हल्की सी चाक रेखा खींची, एक गोल, उसके अंदर बिंदु। फिर बहुत धीरे बोले, जिसे नाम नहीं मिला उसे नाम देना होता है, जो चेहरे के बिना है उसे चेहरा नहीं देखना देना होता है, उसे ये बताना होगा हम उसे देख रहे हैं, तभी जाने का रास्ता खुलेगा। मामी जी ने समझ नहीं पाया। कौन सा नाम? रिंजिनला, जो तुम्हारे घर में सबसे पास की माँ है, जो देह में नहीं पर याद में है, उसका आशीष। तुम्हारी पिशी। उन्होंने मुझे देखा। तुम। पिशी की याद तुम्हारे पास सबसे सफल है। तुम्हें बुलाना होगा, तुम्हें कहना होगा, जिसका चेहरा नहीं वो अब पिशी के नाम का चेहरा पहने, तभी वो जाएगा। मैंने घबराकर पूछा, और अगर नहीं गया तो वो अपने जैसा और बनाएगा, एक एक करके बच्चों को, जवानों को, तुम लोगों के बीच से चेहरों का संग्रह करेगा। उनकी यह बात रीढ़ में सुई बनकर घुस गई। सोरा को मठ के एक कमरे में रखा गया, दीवारें सफेद, बीच में फर्श पर एक छोटा मंडल, चारों कोनों पर दिए। मैंने पिशी की घंटी अपने पास रखी। रिंजिनला ने धीमे धीमे मंत्र शुरू किए। शब्द पहाड़ी थे पर बड़ा अर्थ सीधा लगा। जाना, लौटना, दे देना, ले लेना। कमरा ठंडा होता गया। दिए की लौ दाएं बाएं हिलने लगी। सोरा के होंठ खुले, चुप, पर जैसे कोई डोरी खींच रही हो। मैंने पिशी की घंटी बजाई, धीमे से। मेरा गला भर आया। मैंने धीमे धीमे बोला, पिशी, देख रही हो, हम फंस गए हैं। जिसे चेहरा नहीं उसे तुम अपना नाम दे दो, जो तुम्हारे पास है वो दे दो। राह, आंचल, सुरक्षा। हवा बहुत हल्की सी गर्म हुई। मेरे कान के पास पत्ते की बहुत धीमी आवाज, जैसे कोई अपने सूखे होठों से मुस्कुराया। रिंजिनला ने सिर हिलाया। कहो, अब जा, अब तू उसका नहीं है, तू अपने नाम का है। मैंने आंखें बंद करके कहा, जा, तू हमारे किसी नाम का नहीं, तू अपनी दुनिया का है, हमारा हिस्सा नहीं। दिए की लौ अचानक उठी, सीधी। सोरा के कंधे थोड़े ढीले हुए। कमरे में जैसे किसी ने बहुत धीरे से ताली बजाई, 2 बार, और फिर एक बेहद हल्की सी सिसकी, जैसे कोई बच्चा पहली बार रोया हो। भाग 11। जो गया वो पूरी तरह नहीं गया। दोपहर तक सोरा को हल्का हल्का सुकून मिला। उसने पानी मांगा, बोला, नील, मेरा सिर भारी है। मामी जी रोते हुए उसके पास बैठ गई। मेरे बच्चे। मुझे लगा शायद गया, शायद हम बच गए, पर चीजें इतनी सरल नहीं होती। वापस गांव लौटने से पहले गुरुजी ने चेताया, अगर लौटोगे भी तो घर बदलना, वही घर मत। वह जगह अब उसे याद है, जहां जहां तुम्हारी दीवारें होंगी वहां वहां वो आएगा। और सूर्यास्त के बाद नाम लेकर किसी को पुकारना मत, कोई भी, चाहे घर वाले ही क्यों ना। हमने सिर हिलाया। वापसी के रास्ते में सब संतुलित लगा। जंगलों ने कम सांस ली, हवा कुछ हल्की। कुर्सियों में 2 रात रुककर हम दार्जिलिंग के उस पुराने घर के कुछ सामान उठाने वापस गए। सोचा, धीरे धीरे शिफ्ट करेंगे। शाम 6:10। मैं आंगन में कदम रखकर रुका। घर वहीं, पर उसके भीतर का खालीपन थोड़ा अलग, थोड़ा शुक्रगुजार, जैसे जगह भी जानती है कि उसने हमें छुड़ाया। मैंने दरवाजे पर हाथ रखा। कुंडी अपने आप हल्की हिल गई। हवा, मैंने खुद से कहा। अंदर गए। पुराने लकड़ी के संदूक खोलकर कपदढ़े, किताबें। मामी जी ने पिशी की अलमारी छुआ। मैं मंदिर कमरे की तरफ बढ़ा। दूरी से हल्की सी मिट्टी की महक। ऊपर बीम से रुई का एक धागा लटक रहा था। पिशी के बिस्तर की पुराने गद्दे का, शायद। जैसे ही घड़ी ने 6:30 बजाए, बाहर सड़क पर कोई आवाज, नील। बहुत प्यार से, बिल्कुल मेरी पिशी की आवाज, ज्यों की त्यों। मेरी आंखों में पानी आ गया। हाथ एक कदम दरवाजे की कुंडी की तरफ उठ गया। पिशी। तभी रिंजिनला की आवाज याद आई। सूर्यास्त के बाद नाम लेकर किसी को पुकारना मत। मैं ठिठक गया। आवाज फिर, नील, कुंडी खोल, ठंड है। मैंने अपने होंठ काट लिए, आंखें बंद की। दिल की धड़कनों के ऊपर मैंने पिशी की घंटी धीरे से बजाई। बस एक बार। आवाज तुरंत बदल गई। कुंडी खोलो। इस बार वही खुरदरी, बिना चेहरा वाली घिसावट, जैसे आवाज गले में फंसकर किसी दूसरी चीज से टकराकर निकल रही हो। मेरी पीठ पर सिहरन। मैंने कुंडी से हाथ हटाया, धीमे धीमे पीछे आया। मामी जी रसोई से बाहर आईं। कौन? मैंने सिर हिलाया। कोई नहीं। आवाज बंद हुई, लेकिन खिड़की पर पर्दा एक बार बहुत धीरे हिला। मैंने नहीं देखा। मैं नहीं देखना चाहता था। मैंने गुरुजी का आखिरी वाक्य याद किया, जिसे तुम नहीं देखते उसका चेहरा बनना बंद हो जाता है।
भाग 12। आखिरी रात, रोक और विदाई। हमने उसी रात शहर में दूसरे छोर पर किराए का एक अस्थायी मकान ले लिया। पुराने घर को छोड़ना बहुत भारी था। हर दराज में यादें, हर दीवार पर एक रोशनी का फोड़ा। लेकिन रहना, मौत भी नहीं, उससे बदतर होता। गुरुजी और रिंजिनला ने मिलकर पुराने घर की सफाई विदाई रखी। कोई भूत भगाने वाला तमाशा नहीं, बस बहुत छोटे, बहुत मानवीय रिवाज। आंगन की मिट्टी पर थोड़ा दूध, थोड़ा चावल। मंदिर में दिए के सामने 2 काली मिर्च, 1 लाल रिबन। रिंजिनला ने बहुत धीरे, लगभग फुसफुसाकर कहा, जिसका चेहरा नहीं, उसे हम देख रहे हैं। अब वह आए तो उसे बताना। हम उसे नहीं, उसके जाने को देख रहे हैं। मैंने पिशी की घंटी एक आखिरी बार मंदिर के पास रख दी। यह तुम्हारा था, अब यह यहां रहेगा। सोरा उस रात चुप रहा। उसकी आंखों में सन्नाटा अभी भी था, पर उसमें अपनी रंगत लौट रही थी। उसने कहा, मैं उस रात गिरा था, याद है? उसके ठीक पहले मैंने आवाज दी थी। उसने कुछ नहीं बोला था, बस एक पल को। मैंने सोचा कोई दोस्त मिल जाए, कोई साथ चले। रात लंबी थी। मैंने उसकी पीठ थपथपाई। दोस्त गलत जगह मत ढूंढ। रात को दोस्त नहीं मिलते। रात में तुम किसी की कहानी बनते हो। उस रात हम सब नए घर में सोए, खिड़कियां बंद, कुंडी पर लाल धागा, दिया एक, और पिशी की घंटी मेरे दिल के अंदर। आधी रात को मेरी आंख खुली, हवा शांत थी। दूर कहीं टॉय ट्रेन की सीटी, बहुत हल्की, बहुत पुरानी, और बिल्कुल कान के पास। रुई की महक, बहुत धीमी सी, और एक फुसफुसाहट। दरवाजे अंदर के भी होते हैं नील, बाहर वाले बस शोर करते हैं। सुबह जब सोया तो लगा किसी ने मेरे सिरहाने रुई का बहुत छोटा टुकड़ा छोड़ दिया है। मैंने उठाकर देखा, कुछ नहीं था, पर गद्दे पर एक पतली सी धारी, जैसे किसी ने उंगली फिराई हो। नीचे लिखा था, अब तुम देख सकते हो, पर मत देखना। एपिलॉग। दार्जिलिंग रात में जिंदा रहता है। साल बीत गए। सोरा शहर छोड़कर सिलीगुड़ी में नौकरी करने लगा। हमारी मियाँ बड़ी हो गई है और रात में कभी किसी नाम से किसी को नहीं बुलाती। पुराने घर की खिड़कियां अब भी कभी कभी शाम को हिलती है। कहते हैं जैसे पहाड़ सांस ले रहे हों। गांव वाले आज भी देवदार के नीचे से सूरज ढलने के बाद जल्दी निकल जाते हैं। बैंड रिहर्सल अब चौक पर होती है, रास्ते में नहीं। और पिंग, बांस का झूला, अब पहले से कम ऊंचा बनता है। लोग कहते हैं हवा बदल गई है, पर सच यह है, हवा नहीं, हमने बदल दिया है। हमने तय कर लिया कि हम रात को नाम लेकर किसी को नहीं पुकारेंगे। हमने तय किया कि जिस चीज का चेहरा नहीं, उसे हम चेहरा नहीं देंगे। न लैंप से, न आंखों से, न अपनी आवाज से। कभी कभी फिर भी चाय के बागान के बीच हल्की धुंध में कोई ब्लैक हुडी सा दिखता है। वो चलता है स्लाइड होकर, आवाज देता नहीं, सुनता भी नहीं। अगर तुम उसे देख लो तो बस इतना करना, आंखें झुका लेना और अपने दाएं हाथ से अपने दिल के पास एक बहुत छोटी सी घंटी बजा लेना। जो घंटी तुम्हारे घर की हो या तुम्हारी याद की, क्योंकि कुछ चीजें दुनिया से नहीं जाती, वो बस किसी की याद में बदल जाती हैं। और यादें अच्छे घरों में दिए जैसी होती हैं, तेज भी नहीं, कम भी नहीं, जितनी होनी चाहिए उतनी। और एक बात और, दार्जिलिंग दिन में जितना ख्वाब है, रात में उतना ही सच। सच का चेहरा होता है, डर का नहीं। अगर कभी तुम वहां जाओ और तुम्हारे कान के पास कोई फुसफुसाए, कुंडी खोलो, तो मुस्कुरा देना और धीरे से अपने अंदर की घंटी बजा देना। तुम समझ जाओगे, दरवाजे अंदर के भी होते हैं। कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन डर कभी खत्म नहीं होता। अब बारी तुम्हारी है। कहां से देख रहे हो ये वीडियो और अभी घड़ी में क्या समय हो रहा है? नीचे कमेंट में लिखना जरूर, क्योंकि जब तुम ये लिखते हो तो मुझे पता चलता है कि अंधेरा किस किस के कमरे तक पहुंच चुका है। याद रखो, डर बांटने से बढ़ता है। तो अगर ये कहानी तुम्हें चुभ गई हो तो इसे शेयर करो, ताकि कोई और भी इस डर में शामिल हो। और अगर चाहते हो कि अगली बार कहानी तुम्हारे नाम से शुरू हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि डर हमेशा उन्हीं को ढूंढता है जो उसे खोजते हैं।